हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी आपसे क्या, फिनॉल के बारे में बात, और फिनॉल का इंट्रोडक्शन हो गया था, नोमेनक्लेचर हो गया था, और साथ ही बात हो गई थी फिनॉल के प्रिपरेशन पर। आज बात करता हूं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, फिनॉल के भौतिक गुणों पर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, फिनॉल है क्या? फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें हॉस्पिटल जैसी क्या आती है, स्मेल आती है, ऑडियो आती है। तो कोई रंग नहीं होता, क्रिस्टलीय ठोस होता है, और अस्पताल में जैसी गंध आती है वैसी गंध आपको फिनॉल में आती है। ये इसका पहला कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो फिनॉल जो है ये कोरोसिव होता है। कैसा होता है? कोरोसिव होता है, यानी जैसे आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आपकी स्किन पर ये ब्लिस्टर्स क्या होते हैं बेटा, फफोले पैदा करता है। तो फिनॉल की ये सेकंड कैरेक्टर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल कोरोसिव नेचर का होता है। जैसे ही हमारी स्किन के कांटेक्ट पर आता है वहां फफोले उत्पन्न होते हैं, यानी ये स्किन पर ब्लिस्टर्स कर देता है, ब्लिस्टर्स फफोले होते हैं तो फफोले पैदा कर देता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, फिनॉल जो होता है वो वाटर में पार्शियल सोल्यूबल होता है, वाटर में थोड़ा बहुत ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है बेटा। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन फिनॉल में क्या है, OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है फिनॉल में? OH ग्रुप है। इसलिए देखिए क्या होता है, फिनॉल में OH ग्रुप है, इसलिए वाटर के साथ क्या करता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, अंत अणु हाइड्रोजन बंध बना लेता है। आइए जैसे यही वही बात आपने क्या लिखा था सर, ये अल्कोहल है ROH, ये वाटर है HOH, और सर O और H में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर माइनस, H पर प्लस, यहां भी सर O पर माइनस, H पर प्लस, दो माइनस के बीच में प्लस करेगा काम ब्रिज का, हो गई क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस फिनॉल में R की जगह कौन सा ग्रुप आ जाता है, फेनिल ग्रुप। ये C6H5HOH, ये क्या हो गई, कौन सा बॉन्ड है जिसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, या ये कहिए कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ रहे हैं, तो इसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो थर्ड कैरेक्टर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो रही है फिनॉल की, उसमें थर्ड कैरेक्टर क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि फिनॉल वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, पार्शियल सोल्यूबल होता है, क्योंकि OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। OH समूह की उपस्थिति के कारण ये जल के साथ अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ठीक है। अब चौथे कैरेक्टर की बात करें, फिनॉल जो है इसका जो BP है वो होता है बेटा 314 केल्विन, 314 केल्विन इसका क्वथनांक है, और इसका जो MP है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको आप गलनांक कहते हैं, वो गलनांक इसका है 455 केल्विन। तो ये कैरेक्टर भी याद रहे कि फिनॉल का क्वथनांक 314 केल्विन जबकि इसका गलनांक 455 केल्विन होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट 314 केल्विन है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 455 केल्विन है। और याद रहे ये BP और MP की जो वैल्यू होती है फिनॉल में, ये हेलोएरिन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हेलोएरिन से इसको कंपेयर करें, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जैसे किसी हेलोएरिन से आप इसको क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो बेटा ये कहता है कि सेम मॉलिक्यूलर वेट वाली हेलोएरिन के कंपेयर में फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। इसका कारण भी क्या है, वही इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लीजिए सिंपल सा दिख रहा है C6H5OH, C6H5OH। तो क्या होता है, फिनॉल्स के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो जिस तरह से इस इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इस अंतःअणु हाइड्रोजन बंध की वजह से अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा हो गया था, वैसे फिनॉल का क्वथनांक यानी इसके BP और MP हेलोएरिन से क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ये इसका एक और कैरेक्टर है। फिनॉल को जब एयर में खुला छोड़ देते हैं, लेबोरेटरी में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है आपको, जब फिनॉल को एयर में खुला छोड़ देते हैं तो बेटा ये लिक्विफाइड हो जाता है।
आपका जो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में खुला छोड़े जाने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कलरलेस से पिंक कलर का एक कंपाउंड बनाता कि फिनोल को जब एयर में खुला छोड़ देते हैं, ये लीजिए ये आपका फिनोल है, आपने इसको क्या किया, एयर में खुला छोड़ दिया। जैसे ही आप इसको बेटा एयर में खुला छोड़ते हैं, क्या होता है, ये दोनों तरफ OH और इसके सामने वाला जो पोजीशन है, पैरा पोजीशन, वहां का H, क्या होता है, ये दोनों तरफ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाते हैं और वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। ये लीजिए ये तो बन गया वाटर। और दूसरी तरफ क्या होता है, इन दोनों पैरा पोजीशंस पर ऑक्सीजन आकर के अटैच हो जाता है। ये मान लीजिए जैसे ये H और OH, ये वाटर निकल गया, ये दो ऑक्सीजन है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, क्या कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी साहब, ये देखिए, और यहाँ ऑक्सीजन, पता है तुमको ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसलिए क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। सही है, इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिए। अब क्या पोजीशन है अंदर की, उस पर बात कीजिए। अभी तक यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, अगर ये डबल रखोगे और ये डबल रखोगे तो आप खुली नजर मार लो, मैं क्या कहूँ, कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गई, हो नहीं सकता, इसलिए ये बॉन्ड क्या रहेंगे, सिंगल, केवल ये वाले बॉन्ड क्या रहेंगे आपके अब डबल। ये जो चीज बनी है ना बेटा, इसी का नाम क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन। एक आपने पढ़ा था क्विनोल, मैंने आपको बताया था डाइहाइड्रिक फिनोल में अगर 2 OH ग्रुप आमने सामने हो तो उसे क्विनोल कहते हैं। अब 2 OH ग्रुप आमने सामने नहीं है बेटा, ये कॉर्नर क्या है, देखिए कार्बन है, ये कॉर्नर क्या है आपके, कार्बन है, ये लीजिए ये कार्बन है, ओके, ये भी क्या है आपके, कार्बन है, लीजिए ये भी कार्बन है। कौन हट गया, O हटा दीजिए, क्या बन गया, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है, कीटोन, तो इधर भी कीटोनिक ग्रुप, इधर भी कीटोनिक। जब OH था तो क्विनोल, बट अब OH नहीं, कीटोन है तो क्विनोन, नाम क्या हो जाएगा, क्विनोन। तो पैरा पोजीशन पर है, देखो आमने सामने, तो पैरा बेंजो क्विनोन नाम का आपका ये कंपाउंड बनता है और इसके बनने की वजह से फिनोल का कलर जो कलरलेस था वो कैसा हो जाता है, पिंक होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं किस पर, फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी फिनोल के रासायनिक गुणों पर। वही बात फिनोल के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज को भी फिर कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कैटेगरी में आप पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब फिनोल से क्या अलग होगा बेटा, H प्लस। H प्लस कहां से अलग होगा, सबको दिख रहा है, ये है फिनोल। जब OH बॉन्ड का होगा विषमांश विखंडन, हेटेरोजेनिक क्लीवेज, तो H अलग होगा H प्लस के रूप में, और यहाँ फिनोल शो करेगा मुझे कैसे कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय गुण। तो ये अम्लीय गुण शो कर रहा है, ठीक है। तो पहला एसिडिक कैरेक्टर में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड टूटेगा। तो फर्स्ट OH बॉन्ड की क्लीवेज वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी वे अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जहां OH बंध का विखंडन होता है। अब क्या पढ़ेंगे, जैसे ये टूटा, अब अगला बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ से ये पूरा OH जाएगा। जब पूरा OH जाएगा तो बॉन्ड किस किस का टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। तो फर्स्ट में आपने पढ़ा OH बंध का विदलन, सेकंड में आप पढ़ेंगे CO बंध का विदलन। यानी पहली आपने पढ़ी अम्लीय प्रकृति की अभिक्रियाएं और दूसरी में OH हटेगा, तो यहाँ आप पढ़ेंगे कार्बन ऑक्सीजन बंध के ब्रेकेज वाली या क्लीवेज वाली रिएक्शंस। थर्ड आपको मालूम है एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा आपने हेलोएरिन के केस में देखा था। तो इनकी मेन रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिनको आप बेंजीन रिंग रिएक्शन कह दीजिए
तो थर्ड पढ़ेंगे इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और चौथी है संघनन या कंडेंसेशन अभिक्रिया, जो फिनॉल की स्पेसिफिक अभिक्रियाएं हैं, विशिष्ट अभिक्रियाएं हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर पर। तो आज बेटा पहले इस पे अच्छे से बात होने वाली है, यहाँ से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इस पर ही बात करते हैं। यानी उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहां OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है और यहाँ से HH+ के रूप में अलग होता है, यानी फिनॉल एसिड की तरह यानी अम्ल की तरह व्यवहार करता है। आइए बात करें। तो जब फिनॉल में आप क्या करते हैं, लिटमस पेपर को डिप करते हैं, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, यानी ये एसिड की तरह बिहेव करता है। आपने पढ़ा था आपका अल्कोहल जो होता है उसमें किसी भी लिटमस पेपर को डिप करें वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए वो नेचर में न्यूट्रल होता है। यानी फिनॉल लिटमस पेपर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जबकि अल्कोहल ऐसा नहीं करता है। क्यों, ये प्रश्न बनता है। मैंने आपको बताया कि लिटमस पेपर के साथ क्या करता है, फिनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जबकि अल्कोहल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें अम्लीय गुण क्यों है? अल्कोहल ने तो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डाला, उसमें भी तो OH ग्रुप था, जबकि फिनॉल क्या कर रहा है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर रहा है और अपने एसिडिक कैरेक्टर को, अपने अम्लीय व्यवहार को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? इसने तो नहीं किया, OH तो इसके पास भी था। इसी पर बात करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है फिनॉल में रेजोनेंस का होना, अनुनाद का होना। तो आओ पहले फिनॉल में इस रेजोनेंस को समझ लेते हैं। देखिए ये आपका फिनॉल है, आपको मालूम है बेंजीन रिंग की जगह हम अल्टरनेट ऑर्डर में एक छोड़कर एक एकांतर क्रम में द्विबंध या डबल बॉन्ड को दिखा सकते हैं। रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। सब ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 6 में से 2 यहाँ क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है बेटा ये। ठीक है, अब देखिए यहां ये जो कार्बन है रिंग में, इस पे ध्यान दीजिए। ये कार्बन, इसके इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, ये फोटो सर दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ ऊपर क्या है, H। ओके, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड देखिए कितने, 1 2 3 4। तो हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा सिग्मा। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई। जब आप संकरित कक्षकों की संख्या निकालते हैं, यानी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, तो x इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंध की संख्या, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। देखो बेटे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 3। आपको पता है कार्बन 14th ग्रुप का है, 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और 4 के 4 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी इस पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये लीजिए 0 लोन पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। जब x की वैल्यू, x का मान 3 आया, 3 आया, इसका मतलब संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जबकि आप अल्कोहल पे तो ध्यान दो, ये देखो आपका मैथिल अल्कोहल है, जैसे क्या देख रहे हैं, चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड है। ये लीजिए यहाँ x निकालेंगे तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 4 हो गए। लोन पेयर 4 थे, चारों बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर यहाँ नहीं है। x की वैल्यू 4 आई और x की वैल्यू 4 आई, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3 आया। तो एक बात तो सिंपल वैसे ही देख लो बेटा जी, क्या देख लो कि यहाँ पर अल्कोहल में OH ग्रुप से अटैच कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 संकरण होता है, जबकि फिनॉल में OH ग्रुप से अटैच कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 संकरण होता है। और हमने कहा था जिस संकरण में S का प्रतिशत ज्यादा होता है वहां पर एटम सेम होते हुए भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मान बढ़ जाता है। sp3 में टोटल 4 कक्षक है बेटा, 4 ऑर्बिटल है, उनमें से S कितना है, 1। 4 में 1
कितना परसेंट हो गया, 25% एस कैरेक्टर हो गया यहाँ। और sp2 में देखो टोटल कितने ऑर्बिटल है, 3 में से 1/300 into 100 कितना आ गया, 33.33। तो sp3 हाइब्रिडाइज या संकरित कार्बन के कंपेयर में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी s की क्या है, इसकी क्या है, कार्बन की ज्यादा है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन ये खींचने की टेंडेंसी रखेगा ना कि देने की। तो एक फर्क तो अल्कोहल और फिनोल में यही है कि यहाँ पर अल्कोहल में OH समूह है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है, जबकि फिनोल में OH समूह है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा होती है। सेकंड, फिनोल में ये क्या है, बेंजीन रिंग का फेनिल ग्रुप, ये फेनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी रखता है, जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको मालूम है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर अनस्टेबल हो जाता है, और ऐसे में ये किसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, OH बॉन्ड के। तो इस ऑक्सीजन की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, जितनी तेजी से ये इस इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, उतनी आसानी से यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर शो होंगे, अम्लीय व्यवहार देखने को मिलेगा। लेकिन अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में ROH, R कौन है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का इफेक्ट हमने पढ़ा है सर, +I इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, धन प्रेरण प्रभाव होता है। ये जहां आते हैं ना एल्किल ग्रुप, वहां से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, बल्कि उनको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। तो ये एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन R से मिल गए तो ऑक्सीजन के OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। जब तक ऑक्सीजन इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तब तक H+ के रूप में अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए भी अल्कोहल फिनोल के कंपेयर में क्या है, वीक एसिड है। ठीक है बेटा, तो समझने वाली बातें आई। 2 रीजन है जिसकी वजह से अल्कोहल फिनोल के कंपेयर में वीक एसिड है, मोटे मोटे 2 रीजन। पहला, अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है, जबकि फिनोल में ये OH समूह है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। सेकंड, अल्कोहल में OH ग्रुप एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, जिसका इफेक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, धन प्रेरण प्रभाव होता है। ये बात हुई कि इसका धन प्रेरण प्रभाव है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होती जाती है। जबकि यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट होता है और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, जिससे इसकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। साथ ही बेटा फिनोल के लिए Ka का मान होता है 10⁻⁻10 और आपके अल्कोहल के लिए Ka का मान होता है 10⁻18। बताइए किसका ज्यादा है, फिनोल के लिए Ka का मान 10⁻10, अल्कोहल के लिए Ka के मान 10⁻18 से बहुत ज्यादा है। इसलिए फिनोल तो लिटमस पेपर के साथ एसिडिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाता है। एक और रीजन बता सकते हैं आप, अल्कोहल में अगर H अलग भी हो गया तो ये आयन बनता है, R में O जुड़ा अल्कोक्सी और उस पे माइनस चार्ज है, तो इसको आप कहते हैं अल्कोक्साइड आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन बनता है। जबकि फिनोल में अगर OH बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर फिनोक्साइड आयन बनता है और इस फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, इसलिए अल्कोक्साइड आयन के कंपेयर में फिनोक्साइड आयन क्या है, स्टेबल है। इसलिए फिनोल H+ को छोड़ करके स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये वो रीजन है जिनके कारण फिनोल एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, यानी लिटमस पेपर को भी ब्लू से रेड कर देते हैं,
लेकिन आपका अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाता है। तो आपके सामने ये फिनॉल है। फिनॉल में OH ग्रुप के ऑक्सीजन की बात हो रही थी। हम कह रहे थे सर ये 16th ग्रुप का मेंबर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इसके पास पड़े हैं। हम कह रहे हैं कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति रखती है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आता है बेटा, ये वाला बॉन्ड देखिए इस तरह से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाने में काम आ गया, इसलिए ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए जैसे यहां डबल बॉन्ड बना, ये बॉन्ड अगर यहां डबल रहेगा तो आप देख रहे हैं इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो नहीं सकता। लेकिन वही बात, दूसरे की थाली में घी ज्यादा, मुझे इसका तो लेना है, भले मुझे मेरा किसी और को देना पड़े। तो यहां पर इस कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन खींच के डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन जब इसने ऐसा किया तो देखा कि इसके पास इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को ट्रांसफर कर दिए। ये देखिए यहां से डबल बॉन्ड टूट गया, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गए। आपको मालूम है बेटा 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप चाहें तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स के रूप में दिखाइए, या इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। आप चाहें तो यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब आगे देखिए क्या स्थिति होती है। मैंने कहा था कार्बन बड़ा स्पेशल प्राणी, कार्बन पे पॉजिटिव आए तो नहीं संभलता, नेगेटिव आए तो भी नहीं संभलता। जैसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये अनस्टेबल हो जाता है और अब अपने इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट बॉन्ड पे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ये इनको यहाँ ट्रांसफर करेगा बेटा, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल। अब इस वाले कार्बन को देखिए, इस पे 2 बॉन्ड ये रहे, 2 बॉन्ड ये रहे, 4 हो गए कि नहीं बेटा, 5th और है। क्योंकि आपको पता है इस एक जगह को छोड़ के बाकी सभी जगह C पर क्या है, साथ साथ में H भी तो है, तो H के साथ भी तो बॉन्डिंग हो रही है। देखिए फिर वैलेंसी कितनी हो गई, 5 हो नहीं सकता। क्या होगा, अगले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है आपके, ये ट्रांसफर हुए यहाँ, और ये अगले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर हो गए। क्या पोजीशन देखने को मिलेगी, ध्यान दीजिए, पोजीशन ये देखने को मिलेगी बेटा, ऊपर वाले HO को आपने कुछ नहीं कहा, पॉजिटिव रखिए, ये माइनस यहाँ आए, ये बॉन्ड डबल हो गया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, या 2 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते थे आप, और ये डबल बॉन्ड आपका सेफ है। फिर वही बात, जब इस कार्बन से माइनस नहीं संभला तो इससे कैसे संभलेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को नेक्स्ट बॉन्ड पे ट्रांसफर करेगा, नेक्स्ट बॉन्ड सिंगल से डबल होगा, जैसे ये डबल होगा अगला डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और उसके इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए इसको कुछ नहीं कहता हूं, ऐसा का ऐसा रखता हूं, ठीक है। और देखिए यहां वाला बॉन्ड तो डबल था, ये बॉन्ड यहां डबल हो गया, और यहां पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में वही बात, ये इलेक्ट्रॉन फिर इसको ये भी नहीं संभाल पाता, ये नहीं संभाल पाता, तो ये इस बॉन्ड पे डालता है, जैसे इस बॉन्ड पे डालता है वैसे ही देखिए ना क्या पोजीशन बन गई भैया, ये पोजीशन बन गई, ये बॉन्ड डबल हो गया, और जैसे डबल होगा वापस से आप देखिए क्या हो रहा है, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है, हो नहीं सकता। तो लौट के बुद्धू घर को आए, जहां से चले थे इलेक्ट्रॉन वापस कहां पहुंच गए, वहीं, यानी उसी ऑक्सीजन पर पहुंच गए, और ये बॉन्ड देखिए आपका सिंगल हो गया। ठीक, तो जैसे चले थे वैसे ही पहुंच गए। इस दौड़ भाग में क्या हुआ भाई, इस दौड़ भाग का क्या फायदा हुआ, इस दौड़ भाग से देखिए क्या हुआ, अरे भाई मैं कोई काम करूं या न करूं, है आप किसी को कहते हैं साहब आपने कहानी सुनियो, क्या होता है, एक बार एक जंगल के अंदर बंदर ये डिसीजन लेते हैं कि यार हमारा नंबर बहुत ज्यादा है और शेर तो जंगल में एक ही है, तो शेर को राजा क्यों बनाए,
राजा तो हम बंदरों में से कोई एक होना चाहिए, और वो क्या करते हैं, बंदरों में से एक बंदर को राजा बना देते हैं और उसको ही क्या करते हैं, राजा के रूप में घोषित कर देते हैं। शेर कहता है कोई बात नहीं यार, एक बार इनको करके देख लेने दो। शेर कुछ नहीं कहता। थोड़े दिनों बाद क्या होता है, शेर शिकार करता है और जाकर के क्या करता है, एक बकरी को अपने मुंह में दबा लेता है। जैसे दबा लेता है तो सारी बकरियां जाकर के बंदर के पास जाती कहती है, महाराज महाराज शेर ने हमारी एक बकरी को पकड़ रखा है, उससे छुड़ाओ। अब क्या बंदर शेर से बकरी को छुड़ा लेगा? नहीं, वो क्या करता है, एक बार इस पेड़ से उस पेड़ पर, फिर उससे इस पर, उससे इस पर, और इधर उधर क्या करता रहता है, कूदता रहता है। वो कहते हैं महाराज क्या कर रहे हो? बोले देखो मेरे प्रयास जारी है, मेरे एफर्ट चल रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो भाई उसको पता है मैं शेर से छुड़ा तो नहीं सकता, लेकिन दौड़ भाग कर रहा है, दौड़ भाग करके पसीना तो निकाल रहा है। इन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉन कभी एटम से बॉन्ड पर आए और कभी बॉन्ड से एटम पर आए। इस दौड़ भाग में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। और जब बेटा कहीं एनर्जी निकलती है ना, तो उस चीज की स्टेबिलिटी क्या होती है, उसका स्थायित्व तो क्या होता है, बढ़ता है। याद रहे, जिसकी एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व तो ज्यादा है। हमेशा मैं कहता हूं बाबू कट है नीम का पेड़ तले। क्यों भाई? बाबा के पास एनर्जी नहीं है, इसलिए बाबा कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, वहीं मिलेगा। छोरो कटाए कोई मेरो, लड़के में बहुत एनर्जी है, वो एक जगह नहीं रुकता है। तो भैया जिसमें एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो रेजोनेंस के इस फिनोमिना के कारण क्या होता है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनका स्थायित्व ज्यादा होता है, यानी इनकी क्रियाशीलता कम होती है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस के रूप में या अनुनाद के रूप में यहाँ ऊर्जा निकलती है, जिसको अनुनादी ऊर्जा या रेजोनेटिंग एनर्जी कहते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं इस रेजोनेंस में हुआ क्या। बच्चों को ये भी अभी क्लियर नहीं है, जबकि 11th में आ जाता है कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस में कुछ नहीं होता बेटा, रेजोनेंस में कोई एटम अपनी जगह नहीं बदलता। देखिए किसी एटम ने, किसी परमाणु ने अपनी जगह चेंज नहीं की, केवल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं। क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्ड पर आ जाते हैं, तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कभी एटम पर चले जाते हैं। इस फिनोमिना को, जिसमें परमाणु अपना स्थान नहीं बदलते, केवल और इलेक्ट्रॉन और बंध का पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, इसी को हम रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं। तो इस रेजोनेंस के कारण क्या हुआ फिनोल में, फिनोल में इस रेजोनेंस के कारण रिंग से जुड़े हुए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है, जो इसके स्वभाव के विपरीत है, और यहाँ पर इस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाती है। इसलिए अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा करने के लिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। यानी इसकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इस पे धनावेश आ गया, जो इसको पसंद नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं पसंद, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, H किस रूप में अलग हो जाएगा, H+ के रूप में, और फिनोल कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर। तो आप क्या कहेंगे कि इन फिनोल, ड्यू टू रेजोनेंस, ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, so its tendency to withdraw the electron from OH bond increases, and it is easy to remove H atom in the form of H+. That's why phenol shows acidic character towards litmus paper. आप कहेंगे कि फिनोल में अनुनाद के कारण बेंजीन वाले से जुड़े हुए OH समूह के ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जो इसके स्वभाव के विपरीत है। अतः ऑक्सीजन की OH बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और H परमाणु प्रोटॉन के रूप में आसानी से अलग हो जाता है। इसीलिए फिनोल लिटमस पेपर के प्रति अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, यहां पर ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ये सब एक दूसरे में इंटरचेंज होती है, अंतर परिवर्तित होती है, इसलिए बीच में डबल एरो होता है दोनों साइड की, ये सब बदलती रहती हैं। और एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें इन सब के फीचर है। कितनी बनाई, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 के बराबर ये स्ट्रक्चर बनती है। क्या देखा, डबल बॉन्ड जो पहले यहां था वो अब यहां है, ये दो डबल बॉन्ड जो पहले यहां थे वो यहां है, यानी किन्हीं भी कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता रहता है, बदलते रहते हैं। इसलिए इन डबल बॉन्ड्स को इस रिंग के रूप में दिखाते हैं, जिसको आप बेंजीन रिंग कह देते हैं। सिंगल बॉन्ड परमानेंट था,
चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, फर्स्ट और लास्ट को देखो उनमें भी सिंगल बॉन्ड है, बीच वाली में कुछ समय के लिए क्या बना था, डबल बना था और लास्ट में डबल गायब हो गया था, यानी डबल बॉन्ड बना तो सही लेकिन कैसा, पार्शियल बना, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। साथ ही क्या हुआ, यहां पर इस डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया, इसी वजह तो ऑक्सीजन की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ी और इसने H+ को डोनेट कर दिया, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन आया था देखो, इसलिए पार्शियल नेगेटिव, यहां आया था इसलिए यहां भी पार्शियल नेगेटिव, और यहां आया तो इसलिए यहां भी क्या है आपका बेटा, पार्शियल नेगेटिव। तीनों जगह कैसा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हैं OH ग्रुप के अगल बगल यानी ऑर्थो पोजीशन पर और OH ग्रुप के सामने यानी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसलिए फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप पढ़ेंगे ना, उनमें बेंजीन विलय का H परमाणु कहां से हटेगा, जहां इलेक्ट्रॉन है वहीं तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ऑर्थो या पैरा से H हटेगा और इसी जगह पर आकर के क्या है, कोई नया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो फिनोल की जो थर्ड कैटेगरी आपको पढ़ाऊंगा ना, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें आपको दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा, जैसे हेलोरीन में मिले थे, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। चलिए साहब, अब दूसरी बात आपने कहा साहब फिनोल एसिडिक है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसके ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब देखिए बेटा, ये कहता है कि रेजोनेंस में वो रेजोनेंस जिनमें चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, यानी दो अलग अलग तरह के चार्ज आते हैं, एक जगह धनावेश आ गया, एक जगह ऋणावेश आ गया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो रेजोनेंस इतने स्टेबल नहीं होते। अगर दोनों जगह चार्ज सेम रहे तो ऐसा रेजोनेंस या अनुनाद ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए फिनोल की ये टेंडेंसी होती है कि वो इस H+ को डोनेट करता है। देखिए जैसे ये H+ इसमें से हटाया सब जगह मैंने, देखिए H+ बात हो रही है, यानी H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है बेटा, H क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। तो H फिनोल में से H+ हटाया है, C6H5OH, ये फिनोल है, आपने इसमें से H+ हटाया है तो आपको क्या मिला है, C6H5O-, ये कौन, फिनोक्साइड आयन बनता है। तो फिनोल में से जब H+ आयन को निकाल देते हैं तो फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। अब देखो फिनोक्साइड आयन में क्या होगा, आप देखो ना क्या हुआ, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ना, ये लो 2 दिखाओ। अब क्या देख रहे हैं आप, सर 2 and 2 4 and 2 6 और 2 यहाँ 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ओके, अब यहां देखिए, यहां आने पे क्या हो गया बेटा, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां देकर के डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, आप देखिए 4। अभी भी देखिए डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन और 4, ये 4 और 4 कितने हो गए, 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी हर कंडीशन में आपका ये जो ऑक्सीजन है, इस पर से जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, चला गया, ऑक्सीजन पे से क्या चला गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज चला गया। ये देखिए तो फिनोल के कंपेयर में हमारा जो फिनोक्साइड आयन होता है, यहां H+ निकलने से फिनोक्साइड आयन के अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता, यहां दो डिफरेंट चार्ज पैदा नहीं होते, इसलिए फिनोक्साइड आयन अनुनादी रूप से फिनोल के कंपेयर में ज्यादा स्थायी होता है। फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी फिनोल से ज्यादा है, इसलिए फिनोल H+ डोनेट करके फिनोक्साइड आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, वो H+ को छोड़कर फिनोक्साइड आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए भी फिनोल क्या है, अम्लीय होता है। तो बेटा फिनोल के अम्लीय कैरेक्टर को आप समझ गए होंगे, क्या रीजन थे, आपने कहा सर रेजोनेंस के कारण फिनोल में क्या होता है, OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और OH बनकर H+ के रूप में अलग होता है और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। दूसरा आपने कहा सर फिनोल में से H+ हटने पर फिनोक्साइड आयन बनता है, जिसका अनुनादी स्थायित्व या रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा होती
है, इसलिए भी फिनोल क्या है सर एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तीसरा आपने कहा सर फिनोल में OH ग्रुप का ऑक्सीजन एक sp2 संकरित sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखता है, इससे भी ऑक्सीजन की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसलिए भी फिनोल क्या है एसिडिक है। फिर आपने एक और बात कही कि सर अगर अल्कोहल से कंपेयर करें तो अल्कोहल लिटमस पेपर के प्रति न्यूट्रल था, उदासीन था, ये एसिडिक है, क्यों? वही रीजन हो गए सारे। क्या फिनोल में क्या होता है रेजोनेंस के कारण OH ग्रुप के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, जबकि आपके अल्कोहल में एल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। फिनोल में OH ग्रुप का ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ता है जो इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, जबकि वहां वो sp3 संकरित कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होता है अल्कोहल में OH ग्रुप, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फिनोल से बना फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, जबकि अल्कोहल से बने एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती, इसलिए अल्कोहल H+ डोनेट करके एल्कोक्साइड आयन बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता जैसे फिनोल फिनोक्साइड बनाने की रखता है। ठीक है, अब बेटा आगे चलते हैं। क्या अब पढ़ते हैं कि डिफरेंट ग्रुप यहां पर आ जाए, इस फिनोल के ऊपर कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी आकर के जुड़ जाए तो वो इसके एसिडिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए फिनोल पर कोई एल्किल ग्रुप आ गया तो क्या इफेक्ट होगा? आपने अपनी एक बात कही थी कि सर ये यहां का लोन पेयर जो था ना वो यहां आता था, इसकी वजह से सर यहां पर जो है प्लस चार्ज आ जाता था, और उस प्लस चार्ज के आने की वजह से क्या होता था सर ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेता था और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इस बेंजीन रिंग पर मैथिल समूह आकर के जुड़ गया तो बेटा इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका धन प्रेरण प्रभाव होता है, ये आकर के अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे देगा। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको वो इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप ने दे दिए, तो बेंजीन रिंग की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, प्रवृत्ति कम हो जाएगी। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सही है, ये नहीं होता तो ये किसके इलेक्ट्रॉन खींचता? ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन के खींचता तो ऑक्सीजन किसके खींचता? हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता? H+ के रूप में। लेकिन अगर यहाँ मैथिल ग्रुप आ गया तो ये क्या करेगा? ये प्लस आई प्रभाव रखता है, धन प्रेरण प्रभाव रखता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की कंडीशन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। जब ये इसके नहीं खींचेगा तो फिर ये इसके भी नहीं खींचेगा, यानी इसकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति कम होगी, यानी H+ का अलग होना कठिन हो जाएगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फिनोल पर कोई प्लस आई प्रभाव वाला सब्स्टिट्यूट जैसे एल्किल समूह आ जाता है तो वो उसकी एसिडिक कैरेक्टर या अम्लीय प्रवृत्ति को कम कर देता है। जैसे आपको पता है बेटा ये आपका फिनोल है, ठीक है, ये लीजिए, और आपको मैंने बताया था क्या कि इस फिनोल के OH के अलावा यहाँ CH3 आ जाए तो इसको क्रिसोल कहते हैं। क्या नाम दिया था आपने इसको? कल क्रिसोल नाम दिया था, और ये 1,3 पोजीशन है तो ये क्रिसोल कौन सा है बेटा? मेटा क्रिसोल है, ठीक है। और अगर आपने यहाँ क्रिसोल दूसरा लिया, ये भी तो क्रिसोल है, लेकिन इसमें दोनों आमने सामने एक ऐसा क्रिसोल है, पैरा क्रिसोल है, और ये वाला क्रिसोल जिसमें दोनों अगल बगल में आ गए, कौन सा क्रिसोल है बेटा? ऑर्थो क्रिसोल है। तो आपके पास एक तरफ तो फिनोल है, एक तरफ आपके पास क्रिसोल, और क्रिसोल में भी अलग अलग है, मेटा, पैरा और ऑर्थो। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सामने वाले ने कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसमें होगा, तो पहले तो ये ध्यान रखिए
कि फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर इन सभी क्रिसोल से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि क्रिसोल के अंदर चाहे वो मेटा ऑर्थो या पैरा हो, कौन आ गया, मैथिल आ गया, जो प्लस आई इफेक्ट रखता है और अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देता है, जिससे बेंजीन रिंग की ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होती है और ऑक्सीजन की OH1 के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे H का H+ के रूप में अलग होना कठिन होता है, यानी अम्लीय गुण एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाता है। तो फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक है। अब मेटा, ऑर्थो और पैरा, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगी? अभी आपने एक चीज देखी कि रेजोनेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता था, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती थी, वो या तो अगल बगल ऑर्थो पे माइनस आ रहा था या कहां आता था, पैरा पर आता था। यानी ये जो इफेक्ट है प्रतिस्थापी के जुड़ने का, सब्स्टिट्यूट के जुड़ने का, ये कहां होगा? जहां रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता था, यानी ऑर्थो और पैरा पर। तो अगर मैथिल ऑर्थो या पैरा पर है तो ये ज्यादा असर डालेगा फिनोल के ऊपर, और ये अगर मेटा पर है तो इसका असर क्या होगा? कम होगा। इसलिए मैथिल के आने से क्या कह रहे हैं हम? एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। तो अगर ये मेटा पोजीशन पर, तो ये एसिडिक कैरेक्टर पर कम इफेक्ट डालेगा, इसलिए मेटा क्रिसोल ऑर्थो और पैरा से ज्यादा एसिडिक होगा। ऑर्थो और पैरा की बात एक सी है, माइनस चार्ज ऑर्थो पे भी आता है, पैरा पे भी। हम पढ़ते भी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन रिएक्शन या अभिक्रिया होती है तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं ना। तो फिर वही बात, इन दोनों की एसिडिक कैरेक्टर क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इधर भी माइनस आते हैं और यहाँ पे माइनस आता है। तो पैरा और ऑर्थो की बात एक सी रहेगी। तो याद रहे, फिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मेटा क्रिसोल उससे कम, और ऑर्थो और पैरा उससे कम, लेकिन आपस में इक्वल रहेंगे। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ऐसा आ गया जो धन नहीं माइनस आई प्रभाव रखता है, और वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं लेना जानता है, जैसे आपका ये NO2 ग्रुप, बेटा इसका क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। ये जहां आता है वहां इलेक्ट्रॉन देता नहीं बल्कि खींचता है। हम कह रहे हैं कि इस फिनोल में बेंजीन रिंग OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। क्रिसोल में जाते हैं तो मैथिल अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को देता है और इसकी हंगर, इसकी भूख को ये समाप्त कर देता है, जिससे बेंजीन की OH के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, ये इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। जैसे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वैसे रिंग की OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो वही बात, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कोई आने वाला अगर घटा देगा तो उसकी वजह से बेंजीन रिंग की भूख बढ़ेगी, और वो उतनी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए किसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा? OH बॉन्ड के। जितने ज्यादा वो ऑक्सीजन के खींचेगा उतनी ही क्या होगी? ऑक्सीजन की H के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और H इजीली H+ के रूप में अलग हो जाएगा। यानी नाइट्रोफिनोल फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक होगा, और जैसे जैसे ये नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जाएंगे, इनका नंबर बढ़ता जाएगा खींचने वाले का, वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। यानी मेरे पास कंडीशन ऐसी आ गई साहब, एक मेरे पास ये है फिनोल, दूसरा मेरे पास है ये नाइट्रोफिनोल, तीसरा मेरे पास है 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, तीसरा मेरे पास है तीनों जगह पर 2 पर, 4 पर और 6 पर नाइट्रो ग्रुप आ गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को बेटा नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। याद रहे इसको क्या कहा जाता है? पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो बेटा ये फिनोल, ये 4 नाइट्रोफिनोल, ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में कितने कितने नाइट्रो ग्रुप आ गए? 3 3।
जब ये तीन तीन बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और ऐसे में इसकी ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ऑक्सीजन पर धनावेश या पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ जाएगी और वो इस कमी को पूरा करने के लिए OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और HH+ के रूप में अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फिनोल पर अगर -I प्रभाव वाले आते हैं तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे -I प्रभाव वालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लीय प्रकृति भी बढ़ती जाएगी। और अगर फिनोल पर +I प्रभाव वाले आते हैं जैसे मेथिल ग्रुप, तो बेंजीन विलय को इलेक्ट्रॉन यहीं से मिल जाते हैं और उसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है, ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति घटा देता है और H का अलग होना कठिन हो जाता है H+ के रूप में। तो +I प्रभाव वाले आने पर और उनकी संख्या बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति घटती है, -I प्रभाव वाले के आने पर और उनकी संख्या बढ़ने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। आओ अब फिनोल को कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ये है CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और C6H5OH ये क्या है, फिनोल है। अब आप एक चीज देखिए, ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है और ये भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, यानी लिटमस पेपर के साथ दोनों ही एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। वही बात बेटा, आप किसको स्ट्रॉन्गर कहेंगे, दो तरह से कहा जाता है। जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा हो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसा 11th में पढ़ा था हमने। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का वियोजन स्थिरांक। किसी अम्ल का वियोजन स्थिरांक जितना अधिक होता है उस अम्ल की प्रबलता या स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बेटा इसके लिए Ka की वैल्यू है 1 × 10⁻⁵ और फिनोल के लिए Ka की वैल्यू है 1 × 10⁻10। बताइए किसकी ज्यादा है। डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है बेटा। जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा है वही एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल की तुलना में प्रबल अम्ल होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए Ka का मान 1 × 10⁻5 होता है, जो फिनोल के लिए Ka के मान 1 × 10⁻10 से बहुत अधिक है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की तुलना में प्रबल अम्ल है। Carboxylic acid are stronger acid than phenol because the value of Ka for carboxylic acid is 1 × 10⁻5 while the value of Ka for phenol is 1 × 10⁻10। तो ज्यादा किसकी है, एसिड की, इसलिए एसिड स्ट्रॉन्गर। अब Ka क्या हुआ, एक चीज pK भी तो होती है। अरे कुछ भी नहीं है। pH क्या था, आपने कहा था सर नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H+ को pH कहते हैं। तो pKa क्या है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Ka को क्या कहते हैं, pKa कहते हैं। अब याद करो, आपने कहा था सर जिसमें H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वास्तव में उसकी pH कम होती है, और आपने कहा था सर जिनके लिए pH 7 से कम होती है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, बोलते थे। इसका मतलब एक एसिड के स्ट्रॉन्ग होने के लिए Ka का मान ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब pKa का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो किसी भी एसिड के लिए pKa की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी लेसर होगी, वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए pKa की वैल्यू कितनी है, 5। इसका पॉजिटिव बन जाता था यहाँ रखने के बाद। ये 11th में सीखी हुई बातें हैं। जबकि फिनोल के लिए pKa की वैल्यू क्या है, 10 है। तो किसी एसिड के लिए Ka का मान जितना ज्यादा है अर्थात pKa का मान जितना कम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए Ka का मान 10⁻⁵, फिनोल के लिए Ka के मान 10⁻⁻10 से अधिक है। या तो ये कह दो, या दूसरे शब्दों में कह दो, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए pKa का मान 5, फिनोल के लिए pKa के मान 10 से कम है। अतः कार्बोक्सिलिक एसिड प्रबल अम्ल है क्योंकि इसके लिए pKa का मान कम है। तो pKa कम होना चाहिए और Ka क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है। अब ये कहता है आगे आपको क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। अब आगे बात आती है क्यों हो गया, क्योंकि इसके लिए pK का मान कम है या Ka का मान क्या है, ज्यादा है। और ये कहता है ऐसा देखा भी गया है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर जिसको आप कहते हैं उससे करवाते हैं या सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इनको डिकम्पोज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जबकि फिनोल की अगर बात करें तो ये फिनोल जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो बेटा याद रहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट वीक बेस होते हैं। इन वीक बेस के साथ ये फिनोल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इन वीक बेस के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसका यूज हम फिनोल और एसिड में डिस्टिंग्विश करने के लिए, विभेदीकरण के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। तो अगर मान लो आपके पास कोई सैंपल है, लिटमस पेपर डिप करने पर ब्लू से रेड हो गया है यानी वो एसिडिक है। अब दो बातें हैं, या तो वो एसिड है कार्बोक्सिल या वो फिनोल है। आप क्या डालो, आप इन दोनों में से एक को डालो। अगर इन दोनों में से एक के साथ उसने क्या किया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के दी बबल्स के साथ, तो समझ लीजिए कि वो एसिड है। और अगर इन दोनों को डालने पर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो समझ लीजिए कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है, वो फिनोल हो सकता है। ऐसे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए, विभेदीकरण के लिए ये टेस्ट काम में लिया जाता है। रिएक्शन भी देख लो क्या होती है, आ जाओ। ये देखिए यहां से एसिड क्या देता है, H+। बेस का ये सोडियम कैसा पार्ट है, पॉजिटिव, तो H को छोड़ के ये वाला सारा पार्ट, H को छोड़ के ये वाला सारा पार्ट क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव देखो इस पॉजिटिव के साथ चला गया, क्या बना लिया, CH3COO Na। यहाँ भी देखो ये CH3COO किसके साथ जाएगा, Na के साथ। पर Na कितने हैं बेटा, 2 है ना, तो ये भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। भाई इस पर -1 इस पर +1 चाहते हैं तो सिंपली मिल गए CH3COO Na, सोडियम एसीटेट बनाएंगे। ये लीजिए नीचे भी क्या बनेगा आपका, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट बनेगा। अब यहाँ क्या बचा, ये H और ये HCO3। H में HCO3 को जोड़ दो भाई लोगों, क्या बन गया, H2CO3, जिसको आप क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इधर भी देखो कितने H निकले, 2 निकले ना, 2H, H2CO3, ये भी क्या है, कार्बोनिक एसिड। याद करो कार्बोनिक एसिड की स्ट्रक्चर, इसमें 3 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं। यूं क्या देख रहे हैं आप, ये है H2CO3, एक कार्बन पर 2 OH हो तो ऐसा कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, तो कार्बनिक एसिड तुरंत डिकम्पोज होता है और यहां से क्या निकल जाता है, देखो वाटर, H2O, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ निकाल दो बेटा, ये H2O और ये CO2, यहाँ भी ये H2O और ये CO2। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वीक बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड उनके डिकम्पोजिशन से बनाते हैं, जबकि फिनोल ये रिएक्शन नहीं देते। इस रिएक्शन के बेसिस पर फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफरेंशिएट किया जा सकता है और यह भी पता चलता है कि फिनोल इनसे रिएक्ट नहीं करे, यानी फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में वीक एसिड है। और दूसरा कारण भी कह दिया इनके लिए कि Ka का मान कार्बोक्सिलिक एसिड के 10⁻⁵ से कम है, इसलिए भी ये क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ये बात होती है यहाँ पर फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को लेके, उसको अल्कोहल से कंपेयर कर लिया, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर कर लिया। हमने ये बात भी कर ली कि अलग अलग सब्स्टिट्यूट आ जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने ये बात भी कर ली फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करें, फिनोल और अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करें। अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो फर्स्ट है ना एसिडिक कैरेक्टर, उसकी रिएक्शंस हैं, उनको हम कर